आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे। तो हम बीएमसी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो कंक्रीट वाला जो चैप्टर था उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो दिस इज अनदर टॉपिक विच इज योर टाइप्स ऑफ कंक्रीट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंक्रीट ये ऐसा टॉपिक है, इससे आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप बात करो स्टेट जेई एग्जामिनेशंस में, भरपूर एसएससी जेई एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर्स में, बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पूछते हैं एंड कन्वेंशनल क्वेश्चन आ चुका है आपका दोनों में, चाहे आप ईएससी में बात करें या एसएससी जेई में बात करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें हमें अटेंशन देना चाहिए। टाइप्स ऑफ कंक्रीट ऐसे हम जो यहाँ पे बताएंगे, जितने भी तरह के कंक्रीट हैं मैक्सिमम आई एम गोइंग टू कवर, ठीक है। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे आज के टाइम पे तो सभी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी किसी का एक प्रॉपर्टी उठा के डाल दिया, क्या करेंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव लेवल पे सभी को कवर करेंगे और इतना मेन प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे सभी टाइप्स ऑफ कंक्रीट के कि मान लीजिए कन्वेंशनल राइटिंग में भी आ गया कोई 4-5 तरह का कंक्रीट के बारे में लिखो तो हम लिख सकें। क्लियर है। सबसे पहले नाम को देखते हैं, कितने तरह के कंक्रीट हैं नाम देख लो पहले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट, प्लेन या फिर ऑर्डिनरी कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करके बनाते हैं, प्यूमिस वगैरह या फिर एक्सपेंडेड क्ले वगैरह। इन सब चीजों को मैंने डिस्कस भी कर रखा होगा, बातचीत तो किया ही हुआ है, ठीक है। हाई डेंसिटी कंक्रीट, रिनफोर्स्ड कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, ये भी एक तरह का कंक्रीट है। एयर एंट्रेन्ड कंक्रीट, ग्लास कंक्रीट, रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट, ठीक है। आगे सुनिए, असफाल्ट कंक्रीट है ना, ये हाईवे में यूज होता है। लाइम कंक्रीट, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, स्टैम्प्ड कंक्रीट, पंप्ड कंक्रीट, वैक्यूम कंक्रीट, परमिएबल कंक्रीट, शॉर्टक्रीट, आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट, सेल्फ कंसोलिडेशन कंक्रीट, फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट। ओके, नेक्स्ट यहाँ से फाइबर सेल्फ कंसोलिडेशन हो गया, फाइबर इन्फोर्स हो गया। फ्लाई एस कंक्रीट, फ्लाई एस कंक्रीट ये इंपॉर्टेंट है। आरएमसी रेडी मिक्स कंक्रीट ये इंपॉर्टेंट है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, ठीक है, ये तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है। इसी के नीचे आप और एक लिख सकते हैं, और एक कंक्रीट होता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, एग्जाम में वो आया हुआ है, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ठीक है। अच्छा, यह स्ट्रेंथ कार्ड देता हूं मैं इसको, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड दो और नीचे लिख देता हूं हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, ये लिखो, ये हम करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हाई स्ट्रेंथ तो वो कैसे अचीव होता है, वो तो अलग अलग पैरामीटर्स को अल्टर करेंगे तो स्ट्रेंथ अचीव होते रहेगा। हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट कुछ अलग हो जाता है, इसको हम देखेंगे। स्ट्रेंथ इधर काट दीजिए। सिलिका फ्यूम कंक्रीट, पॉलीमर कंक्रीट, फेरो सीमेंट कंक्रीट, प्री पैक्ड कंक्रीट, ये जो प्री पैक्ड कंक्रीट है इसके बारे में पूछा है। फ्लाई एस कंक्रीट के बारे में पूछा है। फ्लाई एस का भी टाइप्स है, आपको मालूम है। फ्लाई एस एक्चुअली कोल बर्निंग इंडस्ट्री से निकलता है। मान लो फ्लाई एस को ड्राई फॉर्म में स्टोर करेंगे तो उसे हम कहते हैं माउंड फ्लाई एस, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फ्लाई एस के साथ पानी को मिला के, है ना, उसको स्लरी के फॉर्म में हम एक पोखर या फिर लेक वगैरह में जाके स्टोर करवा देते हैं, इसको हम कहते हैं पॉन्ड एस, इसको माउंड एस, इसको पॉन्ड एस, पॉन्ड एस, ये स्टोरेज टेक्निक है फ्लाई एस का। एसएससी जेई में जस्ट प्रीवियस ईयर 2020 वाले जो भी स्टूडेंट होंगे उन्होंने इस क्वेश्चन को देखा होगा, है ना। आंसर था माउंड एस। ड्राई फॉर्म में कैसे स्टोर करते हैं फ्लाई एस को, तो इट इज ड्राई एंड पाउडर फॉर्म में, इट इज वेट एंड स्लरी फॉर्म में। ये चीज पूछ लिया गया था, समझ रहे हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस को पूछते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे होगा पंप्ड कंक्रीट, यहाँ पे देखो पंप्ड कंक्रीट जो है इसमें थोड़ा पंपिंग के करस्पॉन्डिंग वर्केबिलिटी वगैरह इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। ये जो देखो ये वैक्यूम कंक्रीट, ये एक्चुअली कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर है, डिपेंड करता है ना। प्री पैक्ड कंक्रीट ये बहुत पुराना एंशियंट टाइम्स में इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन मेथड है, ठीक है। एंशियंट टाइम्स में इस तरह के कंक्रीट को यूज करके हम कंस्ट्रक्शन करते थे। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे। हो सकते हैं एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, उनमें से टिक लगा दो।
और हम सभी टाइप ऑफ कंक्रीट को इतने अच्छे से कवर अप करेंगे कि जो कन्वेंशनल क्वेश्चन आएंगे, राइट ऑन सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंक्रीट, या फिर कोई ऊपर से उठा लिया बोल दिया इन पे लिखो। अच्छा, और एक कंक्रीट होता है, नाम सुने होंगे, एरिएटेड कंक्रीट। तो एरिएटेड कंक्रीट वो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया, बोलोगे नहीं लिखवाए, अरे वो सब लाइट वेट कंक्रीट के अंदर आ जाता है। ऑटोक्लेव कंक्रीट, एरिएटेड कंक्रीट, सब कुछ लाइट वेट कंक्रीट के अंदर आ जाता है। तो हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो किसका क्या प्रॉपर्टीज है, किसी में थर्मल इंसुलेशन ज्यादा है, किसी में साउंड प्रूफिंग ज्यादा है, किसी का हाई डेंसिटी होने के कारण एक्सरे रेजिस्टेंस ज्यादा है। इन सब चीजों से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस क्लास इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ठीक है, तो हम करेंगे भाई। तो जो अपना फर्स्ट टाइप है, इट इज योर प्लेन या फिर ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। ये सब देखिए थ्योरेटिकल बातें हैं, बातें तो हैं, है ना, ध्यान में तो रखना पड़ेगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ कंक्रीट। लिखते चलिए आप लोग। इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट आर सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, designed and mixed with a specified quantity of water. Next, the ratio of essential constituent may vary within wide limits. A very commonly used mixed design, commonly as nominal mix, 1:2:4. ठीक है, ये एक ऑर्डिनरी कंक्रीट का एग्जांपल है। अच्छा, ये 1:2:4 कौन सा ग्रेड है? M15 है ये, ठीक है, M15। M20 का क्या होता है? 1:3 है ना, तो वो 2 है ना, तो इधर 1.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। दिस इज योर 120 मिक्स, M20 मिक्स। प्लेन याद रखिए, ये सब चीज पूछ लेते एग्जाम में। प्लेन कंक्रीट इज मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवमेंट एंड बिल्डिंग्स वेयर वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ इज नॉट रिक्वायर्ड। कहाँ पे यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में परेशान कर सकता है। ये इसको यूज करेंगे कहाँ पे? जहां पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको नहीं चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। जैसे कि डैम के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं, एग्जांपल है तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेगा। अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट, कुछ ये प्रॉपर्टीज, इसकी डेंसिटी की रेंज होती है इतना से इतना, ठीक है, मतलब 2200 to 2500 kg पर मीटर क्यूब। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 200 से 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम, 50 से 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ड्यूरेबिलिटी ठीक ठाक मिल जाती है, सेटिस्फैक्ट्री। ओके, दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। इसके ऊपर और क्या बात करूं? टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब कि इस कंक्रीट को एज ए आरसीसी हम यूज नहीं करेंगे। M15 को आप यूज कर, M15 को तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, ठीक है, इन आरसीसी वर्क, क्योंकि इन आरसीसी अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 आपका मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करोगे आप, इट विल बी M20। M20 grade is the minimum grade of concrete that can be used for RCC। RCC कहने का मतलब है रिफोर्स सीमेंट कंक्रीट। रिइंफोर्समेंट हम कंक्रीट में क्यों डालते हैं? ताकि हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है कंक्रीट का, कंक्रीट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है कमजोर, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इनहांस करने के लिए, ठीक है, टू कैरी द टेंसाइल लोडिंग विच एवर इज कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर, हम यूज करते हैं रिइंफोर्समेंट, मतलब स्टील, ठीक है, स्टील हम यूज करते हैं। अभी स्टील ही क्यों यूज करते हैं, इसको लेके भी बहुत सारी बातें हैं, तो आरसीसी वाले क्लासेस में हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो आप सारा कुछ पढ़ोगे ना, तब अल्टीमेटली चीजें कवर अप होंगी। और बिल्डिंग मटेरियल इज ए वेरी डीप टॉपिक, ठीक है। तो M20 इज द मिनिमम ग्रेड विच कैन बी यूज्ड इन आरसीसी, तो इसको याद रखिएगा, 1:1.5:3। ओके, M15 हम यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब। सो कॉमनली, क्योंकि ये अगर M15 अधिकतम यूज होता है, तो कॉमनली ये जो प्लेन या फिर ऑर्डिनरी कंक्रीट है, ये वहीं पर यूज किया जाएगा जहां पर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इज इट क्लियर टू योर? पीसीसी के पर्पज से, प्लेन सीमेंट को पीसीसी करने में इन सब चीजों का यूज होता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, पीसीसी। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा था यहां से, ठीक है, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये एसएससी के प्रीलिमिनरी में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा कि आफ्टर कास्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, नॉर्मल कंक्रीट को यूज करके आपने कास्टिंग किया, तो आपको क्या सबसे पहले दिखेगा, मतलब क्या होगा? वहां पे बहुत सारे ऑप्शन थे, तो सबसे पहले होगा इसमें श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज जो होता है कंक्रीट में, वो सबसे पहले होगा, मतलब सरफेस ड्राई होगी, सरफेस पे श्रिंकेज, क्रैक्स अपीयर होना चालू होगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तो टिक लगा दीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया, ये एक बार नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स आपको अपीयर होगा, है ना, अलग अलग टाइम्स में। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आफ्टर कास्टिंग एंड ऑर्डिनरी सीमेंट कंक्रीट ऑन ड्राइंग एक्सपैंड मिक्स श्रिंक नन ऑफ दिस। श्रिंक, ठीक है, श्रिंकेज होगा। ड्राई हो रहा है मतलब उसमें श्रिंकेज होगा, क्योंकि वाटर जो होती है उसकी इवेपोरेशन हो जाती है। जेल पोर्स में जो पानी प्रेजेंट है ना, तब जब इनिशियली सूखना चालू होगा तो उस वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा, तो श्रिंकेज। ओके, नेक्स्ट लाइट वेट कंक्रीट। देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, सुनिएगा अच्छे से, समझिएगा। अभी कुछ मत पढ़िए, कुछ मत देखिए, मैं इसमें करेक्शन करवाते करवाते लिखाऊंगा। लाइट वेट कंक्रीट जो है, ये सबसे पहले सोचो हम बनाएंगे क्यों, हमको जरूरत क्यों पड़ेगी। हमको जरूरत लाइट वेट, वजन उसका हल्का है, मतलब लाइट वेट कंक्रीट को यूज करके अगर मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो उसका डेड लोड होगा कम। डेड लोड होगा कम तो मतलब जो लोड ओवरऑल पूरे बिल्डिंग का सॉइल के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है, दैट विल बी लेस ओवरऑल, ठीक है। तो टोटल लोड बाई सरफेस एरिया ऑफ द सॉइल, जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर खड़ी है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या निकलेगा, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। सो मान लीजिए कोई ऐसे सॉइल पे तुम स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, जहां जिस सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है लेस, फाउंडेशन सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी है लेस, क्या उस स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन में कैन आई यूज द लाइट वेट कंक्रीट सिंस इट इज रिड्यूसिंग द डेड लोड। ओके, सो सबसे पहले तो ये चीज एक टेक्निकल बात कि लाइट, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा लॉजिकल में, कि लाइट वेट कंक्रीट हम यूज करेंगे जनरली वहां पर, कहां पर, जहां मेन इसका मेन फैक्टर बता रहा हूं, जहां पर सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है काफी कम। तो ये चूंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर का डेड लोड को डिक्रीज करने में काम करता है, इसलिए टोटल जो प्रेशर ग्राउंड के ऊपर जा रही होगी वो भी कम होगी, और सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी चूंकि कम है तो वो कम प्रेशर को हो सकता है रेजिस्ट कर ले, झेल ले। समझ गए बात को, ठीक है। नाउ लाइट वेट कंक्रीट की जो डेंसिटी की रेंज होती है, ऑर्डिनरी कंक्रीट, नॉर्मल कंक्रीट का देखिए हमने डेंसिटी बताया कितना, 2200 से 2500 था, है ना। लाइट वेट कंक्रीट की डेंसिटी बहुत कम होती है। यहाँ पे ये जनरली लेस देन 1920 लिखा हुआ है, इसको आप ये तो सही है स्टेटमेंट, यहाँ पे लिख लो। इसका जो डेंसिटी का रेंज होता है, द रेंज ऑफ द डेंसिटी इज 300 kg पर मीटर क्यूब से लेके 1920 लिख लीजिए, या फिर 1900 लिख लो, 1800 लिख लो, ऐसा मतलब यही रेंज में होता है। तो आप 1920 का लिखा हुआ है तो 1920 ही कर लीजिए। 300 से लेके 1900 kg पर मीटर क्यूब के रेंज तक में इसकी डेंसिटी होती है। अब इसको बनाया कैसे जाए, जनरली 3 तरह का प्रोसेस इसको बनाने का, 3 प्रोसेस, ठीक है। 3 प्रोसेस वो क्या क्या है देखिए। पहला चीज ये, हम एग्रीगेट ही लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करते हैं। लाइट वेट एग्रीगेट, यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट। अगर हम लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करके बना रहे हैं तो उस कंक्रीट का डेंसिटी काफी कम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्रीगेट लिखा हुआ है, देखिए परलाइट। अगर थर्मली ट्रीटेड परलाइट, ये जो एग्रीगेट है, इसको अगर हम यूज करेंगे, ये प्यूमाइस वगैरह, स्कोरिया वगैरह सब कुछ नेचुरल एग्रीगेट्स हैं जिसमें पोर्स होते हैं, है ना, तो इसलिए ये हल्के होते हैं, तो इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो परलाइट एग्रीगेट है, अगर थर्मली ट्रीटेड परलाइट एग्रीगेट को यूज करके मैं बनाऊं लाइट वेट कंक्रीट, तो मालूम है उस कंक्रीट का डेंसिटी को हम 300 kg पर मीटर क्यूब तक का, मतलब इतना कम कर सकते हैं, अप टू 300 kg पर मीटर क्यूब, अगर मैं ये थर्मली ट्रीटेड परलाइट को यूज करूँ तो। समझ रहे हैं। तो एक तो टेक्निक है ये, इसके ऊपर और डिटेल में आएंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे, अभी मैं बता रहा हूँ समझते चलिए। एग्रीगेट हम लाइट वेट यूज कर लिए। दूसरा हम क्या किए, कंक्रीट में वॉइड वगैरह इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो उससे भी क्या होगा, पोरस स्ट्रक्चर बनेगी, जिस कारण से आपकी वेट हल्का होगी। एयर एंट्रेनर वगैरह, फोम वगैरह, है ना, तो उस गैस वगैरह, तो उस तरह के कंक्रीट को एरिएटेड कंक्रीट कहते हैं, गैस कंक्रीट, फोम्ड कंक्रीट। समझ रहे बात को, तो वो चीज किया जा सकता है। या फिर हम तीसरा मेथड क्या है कि जो कंक्रीट में फाइन पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स को रिमूव कर देंगे, हम फाइन पार्टिकल्स डालेंगे ही नहीं, ताकि उसमें वॉइड वगैरह हो, और फाइन पार्टिकल्स के कारण जो वेट को कंज्यूम कर रहा था वो वेट हट जाएगा। तो इस तरह का कंक्रीट को हम कहते हैं नो फाइन कंक्रीट। तो ये जनरली 3 तरीके से इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करके, कंक्रीट में एडिशनल वॉइड्स डाल करके, फोम वगैरह बना करके, ठीक है, गैस वगैरह इंट्रोड्यूस कर करके,
ऐसे करके हम एरिएटेड कंक्रीट, गैस कंक्रीट या फिर फोम्ड कंक्रीट बना सकते हैं, या फिर नो फाइन कंक्रीट। ओके, सो इसका क्लासिफिकेशन अभी ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे अभी इसको नहीं लिखेंगे, ये पहला स्टेटमेंट आपने लिखा है, ठीक है, ये पहला लिखा है, इसके बाद अभी इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ये जो हम अभी लिखवाएंगे, उसके बाद आप इस चीज को लिखेंगे, ठीक है। तो बीच वाला स्टेटमेंट मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे बगल में। तो आप इसको लिखिए जो हमने अभी लिखा है, ठीक है, लिखिए, मतलब सेकंड स्टेटमेंट, ये आपका पहला आपने लिख दिया डेंसिटी के बारे में, सेकंड लिखिए, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग 3 मेथड, उसमें से लिखिए पहला, फर्स्ट, यूज ऑफ लाइट वेट एग्रीगेट, ठीक है, बाय यूजिंग लाइट वेट एग्रीगेट वी कैन प्रिपेयर लाइट वेट कॉन्क्रीट। लाइट, इसके अंदर लिखिए एक पॉइंट, यूजिंग एक्सपेंडेड परलाइट, एक्सपेंडेड परलाइट बोल के कोई चीज होती है, एक एग्रीगेट होता है लाइट वेट एग्रीगेट, concrete density can be produced up to 300 kg per meter cube. Concrete density can be produced up to 300 kg per meter cube. Using expanded perlite, concrete density can be produced up to 300 kg per meter cube. मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो सेशन चलेगा ना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें, क्योंकि बीएमसी पेपर, अगर एसएससी जेई जैसा एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन में बीएमसी पेपर इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस आ जाएंगे, घूम फिरा के ये वर्ड पूछ लेगा, 300 केजी तक का आप बना सकते हैं, स्पेसिफिक पूछ लेगा एक्सपेंडेड परलाइट, और पढ़े नहीं होंगे, याद नहीं रहेगा ना, तो फिर नहीं बनता। क्लियर है, आप गेस करके आओगे, ऑप्शन हो सकता है गलत हो जाए, तो क्लियर कट जानिए, पढ़ के जाइए डियर। हम यहाँ पे समय आपका बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही समय नहीं है, इसलिए मैंने वो प्रिंट लेके आया, नहीं तो मैं लिखवाते चलता चीज़ों को, ठीक है, लिखवाऊंगा तो एक लाइट वेट कॉन्क्रीट बनाने में 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो मैक्सिमम बेसिक चीजें यहाँ पे ऊपर लेके आए, ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, और जो जहाँ पे जैसे लिखवाना है मैं लिखवाते चलूँ आपको। तो ये हो गया पहला, अब इसे मैं पॉज करता हूँ, इसे मैं सेकेंड लिखेंगे अपन, ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, नो फाइन कंक्रीट, ये भी एक तरह का लाइट वेट कंक्रीट है, मतलब नो फाइन कंक्रीट मतलब सैंड यहाँ से खत्म, सैंड का हम यूज ही नहीं करेंगे। क्लियर है, by omitting the fine aggregate in concrete we get no fine concrete. Next, no fine concrete जो आप बना रहे हैं उसमें ध्यान रखिएगा, ये चीज पूछा जा सकता है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो जो है ना, वो वेरी करता है 6:1 to 10:1, 1 पार्ट सीमेंट तो 10 पार्ट एग्रीगेट, ऐसा। ओके, नो फाइन कंक्रीट बनाने के लिए आपने तो ये जान ही लिया, सैंड को हम यूज ही नहीं करते, लेकिन एक चीज है, नो फाइन कंक्रीट भी बहुत अच्छा आप बना सकते हैं, अगर हम कोई एक सिंगल साइज, कोई एक जनरली एक सिंगल साइज का एग्रीगेट हम यूज करें, ठीक है, अब ये नॉर्मल वेट एग्रीगेट आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सिंगल साइज एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं वो भी लाइट वेट एग्रीगेट है। बाय यूजिंग ए सिंगल साइज नॉर्मल वेट एग्रीगेट, या फिर आप लाइट वेट एग्रीगेट भी यूज कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर दी नो फाइन कॉन्क्रीट। क्लियर है, नो फाइन, सैंड को ओमिट हो जाए, सैंड के ओमिशन के कारण, सैंड नहीं प्रेजेंट होने के कारण वहां पे एयर वॉइड क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो इसके कारण बेसिकली एयर वॉइड डेवलप हो जाता है, जिसके कारण आपका बेसिकली कंक्रीट लाइट वेट होता है, स्ट्रेंथ इसकी काफी कम होती है, लो स्ट्रेंथ। यहाँ पे एग्रीगेट के लिए एक रूल है, ध्यान रखिएगा, जनरली जो एग्रीगेट हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 20 mm और 10 mm सीव होता है, ठीक है, ऐसे एग्रीगेट को हम यूज करेंगे जो कि 20 mm से पास कर जाए, 10 mm पे रिटेन हो जाए, इस बीच का जो एग्रीगेट होता है, दिस एग्रीगेट इज जनरली यूज्ड इन मेकिंग नो फाइन कंक्रीट, ये चीज भी है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है इस तरह के कंक्रीट का, याद रखिएगा, इन लोड बियरिंग बाल, इन लोड बियरिंग वॉल्स, दीवार वगैरह बनाने में वहां पे कंक्रीटिंग करनी है तो वहां पे हम इस तरह के कंक्रीट को यूज करेंगे, लोड बियरिंग वॉल। ये देखो, इसमें सैंड वगैरह नहीं है, आप बस ऐसा समझो कि ये क्या, एक सीमेंट एग्रीगेट है, एग्रीगेट के चारों बगल सीमेंट पेस्ट, एग्रीगेट है, एग्रीगेट के चारों बगल सीमेंट पेस्ट, ऐसा ही तो लग रहा है, एग्रीगेट है, एग्रीगेट के चारों बगल सीमेंट पेस्ट, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है कि ये एग्रीगेट, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर थिकनेस लगभग 1.3 mm और 1.2 mm, मान लो 1.3 mm ये एग्रीगेट है, तो इसके ऊपर लगभग 1.3 mm थिकनेस का सीमेंट पेस्ट चढ़ा हुआ रहता है, बस ऐसा रहता है। इसको लोड बियरिंग वॉल में यूज करते हैं, ये इन सितु होती है, इन सितु कहने का मतलब है हम जब लोड बियरिंग वॉल बना रहे हैं तभी इसका पुअर करेंगे, उसी वक्त उसको बनाएंगे, मतलब
नो फाइन कंक्रीट को हम उसी समय मिक्स करके फिर हम डाल देंगे जो भी ढांचा होगा हमारा लोड बियरिंग वाल का। क्लियर है? अच्छा, लोड बियरिंग वाल या फिर नॉन लोड बियरिंग वाल में भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका जनरल एप्लीकेशन आप लोड बियरिंग वाल में भी यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में हो सकता है इनमें से कुछ पूछ ले। ये वाला तो पूछा ही पूछा है, ऊपर वाला। ठीक है, नाउ थर्ड मेथड, एरेटेड कंक्रीट। ठीक है, देखिए एरेटेड कंक्रीट में हम क्या करते हैं ना, हम कुछ मिक्सिंग करते वक्त कुछ ऐसा चीज बनाते हैं जिस कारण से उसमें बबल्स बने, गैस बबल्स वगैरह बने, मतलब वॉइड्स क्रिएट करवाना मेन चीज होता है। तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट करवाने के लिए हम कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे पाउडर्स का यूज करते हैं जिसके कारण गैस क्रिएट होता है, वॉइड्स क्रिएट होता है वहाँ पे, और उसकी वेट हल्की हो जाती है, बस यही बात होती है। तो एरेटेड कंक्रीट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग फाइनली पाउडर्ड मेटल। फाइनली पाउडर्ड मेटल एग्जाम्पल, हम अल्यूमिनियम पाउडर का यूज करते हैं, और जनरली 0.2% बाई वेट, 2% बाई वेट, 0.2% बाई वेट ऑफ अल्यूमिनियम पाउडर को हम कंक्रीट में मिला देते हैं मिक्सिंग करते वक्त ही, जो कि हाइड्रोजन गैस बनाता है। और ये हाइड्रोजन गैस जनरली कब बनाता है, जब ये अल्यूमिनियम पाउडर जो कंक्रीट में अल्कली प्रेजेंट है, अल्कली से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस वगैरह सब कुछ बनती है। उतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है, जितना अपने को जाना है मैं उतना बता दे रहा हूँ। ये हाइड्रोजन गैस, ये इसका नाम पूछ सकता है। ये चूंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है, गैस बबल वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, तो वो बबल जहाँ पे प्रेजेंट हो रही है उसके कारण वॉइड क्रिएट हो जाएगा, तो ओवरऑल कंक्रीट की जो वेट होगी वो हो जाएगी लाइट वेट, हल्का हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको गैस कंक्रीट भी कहा जाता है। यहाँ पे मैं अलग अलग ये फोम, कभी कभी हम ऐसा भी चीज यूज कर सकते हैं जो फोम लाइक चीज बनाए, है ना, तो उसे फोम्ड कंक्रीट भी कहते हैं, या फिर सेलुलर कंक्रीट, क्योंकि ये गैस जो बन रही है ये सेल लाइक स्ट्रक्चर या फिर सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ कंक्रीट डेवलप करता है अंदर में, है ना। जब वो सेट होती है उसके बाद तो सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, इसलिए हम इसे सेलुलर कंक्रीट भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कमजोर होती है, बहुत ही कमजोर। ठीक है, मतलब ये इतना कमजोर होता है ना, आप सोचिए कि जैसे लकड़ी को नहीं काटते हैं आरी से, वैसे इस कंक्रीट को भी काट सकते हो, समझ जाओ। ठीक है, जैसे लकड़ी को काटते हो वैसे कंक्रीट को काट सकते हैं। इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो जाती है, इसलिए इसे जनरली इन सिटू पर्पज से हम यूज नहीं करते। We generally use this particular concrete to make some decorative items, precast item as a decorative item. और स्ट्रक्चर में अगर हम इसका यूज करते हैं, we generally used for as a decorative item in urban structures, generally where there is no loading is acting. ठीक है, for non structural member for decorative purpose, जैसे छत के ऊपर, कभी देखो छत के ऊपर जो रेलिंग वगैरह होती है उसका एक एक ब्लॉक बनाया जाता है। ठीक है, एक एक पीस बनाया जाता है एकदम डेकोरेटिव वाला, तो वो क्या होती है, एरिएटेड कंक्रीट्स। क्लियर है, तो इन सब पर्पस इसका यूज होता है फॉर नॉन स्ट्रक्चरल पर्पसेस। तो इस कंक्रीट का जो अदर नेम है, फोम्ड कंक्रीट, सेलुलर कंक्रीट, एरिएटेड कंक्रीट, एक नाम और लिख लो, गैस कंक्रीट। गैस कंक्रीट जनरली प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स आर मेड ऑफ these concrete, of these concretes। कॉपी लिखना है, बहुत नोट्स लिखना अच्छे तरीके से। लोग यूट्यूब पे बड़े बड़े कोचिंग में भी मैंने देखा हुआ पागल बनाते हैं, ये सब नहीं बताते हैं। ओके, ये सब नहीं बताते हैं, और आप एग्जाम में रियलिटी में ये सब चीजों से क्वेश्चन आती है, आप लोग आंसर नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मिलेगा। और ये तो हम फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया तक चार्ज नहीं कर रहा हूं। देना है तो दे दीजिए, देना है तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ है कि नहीं, वो जरूरी है। खैर, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग इज जनरली एडॉप्टेड फॉर एरिएटेड कंक्रीट। जो क्यूरिंग मेथड है, इट इज योर हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग, जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो याद रखिएगा। एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, इसको मैं अलग से लिखवाता, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है। ये चूंकि एरिएटेड कंक्रीट है, ऑटोक्लेव कंक्रीट एक तरह का एरिएटेड कंक्रीट है, और ये सबसे पहले स्वीडन में डेवलप हुआ था। और आज के टाइम पे ये ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट जो है, ये ऑटोक्लेव क्या होता है, एक तरह का चैम्बर होता है जिसमें हीट एंड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है ना। ऑटोक्लेव इज अ चैम्बर विच इज ऑपरेटिंग अंडर कंट्रोल्ड थर्मल प्रॉपर्टीज एंड कंट्रोल प्रेशर प्रॉपर्टीज। उस चैम्बर के अंदर इस ऑटोक्लेव कंक्रीट का, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, विच इज ए टाइप ऑफ लाइट वेट कंक्रीट। और
इस तरह के कंक्रीट को आज के टाइम पे बहुत अधिकतम यूज किया जाता है टू मेक सम प्रीकास्ट एलिमेंट which are used in urban structure as a decorative purposes, that is where there is no need, where there is no structural loading is coming. वहां पर क्या लिखा हुआ है, is now used worldwide. Autoclave concrete have a better sound proofing effect, heat resistance etc. ये चीज याद रखना, बेटर साउंड प्रूफिंग इफेक्ट, हीट रेजिस्टेंस वगैरह इसका मतलब अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर पे मतलब रूफ, देखो रूफ, अच्छा ये देखो छत पे कभी कभी रूफ, ये तुम्हारा छत पे एक डेकोरेशन किया जाता है, एक डायरेक्ट कोई पीस लेके आए लगा दिए, एरेटेड कंक्रीट लाइट वेट, समझ रहे हो, जो वो तुम्हारा ये बनाया जाता है, मतलब रूफ को डेकोरेट किया जाता है वहां पर, तो वहां पर इन्हीं सब कंक्रीट का यूज किया जाता है। ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट इज जनरली यूज्ड इन अर्बन स्ट्रक्चर फॉर नॉन स्ट्रक्चरल पर्पसेस, फॉर नॉन स्ट्रक्चरल पर्पसेस। तो ये तो था सेकेंड पॉइंट। अब चलते हैं अपना मेन फोटो पे, वहां पर हम आगे पढ़ेंगे, फिर उसको लिखेंगे भी। लिख लिया यहाँ तक, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ से चालू करना है, कहाँ से चालू किया हम, कहाँ सेकेंड, ये वाला, दिस इज योर थर्ड पॉइंट, ठीक है, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। पढ़िए, ये इसलिए लिखवा रहे हैं ना क्योंकि ये इन सब चीजों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट दैट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इंक्लूड नेचुरल मटेरियल लाइक प्यूमाइस, स्कोरिया, ये सारे वॉल्केनिक इरप्शन से निकलते हैं, वॉल्केनो से। तो वॉल्केनो से जब ये निकलते हैं, ये पोरस होते हैं, इसके वहां पे थर्मली प्रेशराइज्ड वे में सब कुछ ट्रीट होकर ही बाहर निकलते हैं, उसमें पोर्स होते हैं बहुत ज्यादा, काफी हल्के होते हैं। आर्टिफिशियल मटेरियल्स लाइक एक्सपैंडेड सेल्स एंड क्ले, एक्सपैंडेड क्ले याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। बाय यूजिंग एक्सपैंडेड क्ले वी कैन मेक व्हाट, लाइट वेट कंक्रीट। एंड प्रोसेस्ड मटेरियल लाइक परलाइट, एक्सपैंडेड परलाइट का एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया था, अप टू 300 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी, इतना कम डेंसिटी तक का हम लाइट वेट एग्रीगेट, लाइट वेट कंक्रीट बना सकते हैं। एंड वर्मी क्यूलाइट, तो ये एग्जांपल याद रखिएगा कि ये प्रोसेस्ड मटेरियल है, दीज आर आर्टिफिशियल मटेरियल, है ना एग्रीगेट में, एंड नेचुरल मटेरियल, हर एक का दो दो एग्जांपल मैंने दे दिया, प्यूमाइस, स्कोरिया, एक्सपैंडेड सेल, एक्सपैंडेड क्ले, परलाइट एंड वर्मी क्यूलाइट। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। क्या याद रखना है, दो दो एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। नेक्स्ट, या फिर याद रखेंगे तो कन्वेंशनल राइटिंग में आ गया तो एटलीस्ट लिख सकते हैं थोड़ा सा कुछ। अच्छा, मान लो ये लाइट वेट एग्रीगेट, लाइट वेट कंक्रीट के ऊपर ही मैं इतना सारा बात लिखवा दिया आपको, तो कन्वेंशनल में क्या लिखेंगे, लाइट वेट कंक्रीट आ गया तो सबसे पहले लिखना डेंसिटी वाला, और जो सेकेंड वाला पॉइंट जो हमने बताया है, इतना लिख के आ गए, आपको फुल टू फुल मार्क मिलेगा, ठीक है। और केवल लाइट वेट कंक्रीट के बारे में पूछा है तो और एक दो पॉइंट हम लिख ही सकते हैं, है ना, जैसे ये तीसरा नंबर पॉइंट जो आप अभी लिख रहे हैं, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ये पॉइंट फोर्थ नंबर पॉइंट, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब फोर्थ नंबर पॉइंट, इसको तो आप भूलोगे नहीं। दिस सिंग, अल्युमिनियम पाउडर नहीं भूलना, अल्युमिनियम पाउडर जो एरिएटेड कंक्रीट हम यूज कर रहे हैं उसको मत भूलिएगा। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव में थर्मल मतलब टेम्परेचर और प्रेशर को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंक्रीट का कास्टिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, वो बहुत हल्के होते हैं, मतलब बहुत कमजोर होते हैं, उसको काट सकते हो आरी से, इजीली उसमें कांटी वगैरह घुस जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, दिस सिंगल इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज इट्स वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इसमें, थर्मल कंडक्टिविटी इसका बहुत कम होता है, कमरे को ठंडा रखेगा। जहाँ पे एयर कंडीशनर वगैरह इंस्टॉल करना आपको मान लीजिए, वहां पे यूज करिए और कमरा बढ़िया ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। जनरल कैसे पूछ सकता है, नो फाइन कंक्रीट का ये प्रॉपर्टी हो जाएगा, तो नो फाइन कंक्रीट के नाम से पूछ लेगा। लाइट वेट एग्रीगेट को यूज करके जो कंक्रीट बनाएंगे उसका भी यही प्रॉपर्टी हो जाएगा कहीं ना कहीं। फिर एरिएटेड कंक्रीट का भी ये सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा, उसमें साउंड प्रूफिंग भी आ रहा है, उसमें साउंड प्रूफिंग भी आ रहा है। तो साउंड प्रूफिंग देखो सिनेमा हॉल वगैरह में हम करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सिनेमा हॉल में देखिए इतना थिएटर वगैरह में इतना तेजी से आता है आपका क्या साउंड आता है, इतना लाउड स्पीकर लगे हुए रहते हैं, तो बाहर जो पब्लिक है, जनता है,
उसके कान में आएगा, गूंजेगा हरदम भजन कीर्तन, तो वो तो फिर एक्साइट हो जाएगा, है ना, और सिनेमा हॉल डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे इसको याद रखोगे भी तो ठीक है, नहीं भी रखोगे तो ठीक है, ये एक्स्ट्रा डेटा है, दिस इज द एक्स्ट्रा डेटा व्हाट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू। तो इसे लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं भी तो ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, द के वैल्यू, थर्मल कोफिशिएंट, उसको मेजर करने का टेक्निक होता है। ये सब वही इसलिए बोल रहा था, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यू याद रखना है तो रख लीजिए। प्लेन कंक्रीट का जो होता है वो होता है थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी लगभग 10 से 12, लेकिन इसकी होती है 0.3, बहुत ही कम। नेक्स्ट, लाइट वेट कंक्रीट आर यूज्ड डिपेंडिंग अपॉन देयर कंपोजिशन फॉर थर्मल इंसुलेशन, फॉर प्रोटेक्टिंग स्टील स्ट्रक्चर। They are also used in long span bridge decks and even building blocks। ठीक है, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स जैसे कि यहाँ पे प्रीकास्ट मेंबर वगैरह बना रहे हैं, कंक्रीट ब्लॉक वगैरह बना रहे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बना रहे हैं, इन सब चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट जो है, ओके, मेन पॉइंट इसका क्या है, थर्मल इंसुलेशन, साउंड प्रूफिंग। नेक्स्ट, एरिएटेड कंक्रीट इज ए वेराइटी ऑफ एक्सट्रीमली लाइट कंक्रीट जिसका डेंसिटी होता है 480 से लेके 800 kg पर मीटर क्यूब तक। एरिएटेड कंक्रीट जो मैंने आपको लिखवा दिया, इसको हम गैस कंक्रीट भी कहते हैं, फोम्ड कंक्रीट भी कहते हैं, सेलुलर कंक्रीट भी कहते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सीमेंट सैड एंड पाउडर्ड फ्यूल एज कंस्टिट्यूएंट। पाउडर्ड फ्यूल एज, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने बताया आपको, अल्युमिनियम पाउडर। ठीक है, वी आर यूजिंग व्हाट, अल्युमिनियम पाउडर 0.2% बाय वेट, जिसमें क्या होता है, जो अल्युमिनियम पाउडर जो हम यूज करते हैं वो कंक्रीट में जो अल्कली है उससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, एंड दैट हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड द सेलुलर लाइक स्ट्रक्चर टू द कंक्रीट, एंड ड्यू टू विच द कंक्रीट बिकम्स लाइट वेट कंक्रीट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, लाइट वेट कंक्रीट कंप्लीट हर एक डायमेंशन से। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इन्हीं में से आएगा, टिक लगा दोगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। ऐसे होता है, ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो एग्रीगेट हम यूज करते हैं जनरली इन प्रिपेयरिंग लाइट वेट कंक्रीट, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इट इज 2.6, लेस देन 2.6। ठीक है, ये वैल्यू डायरेक्टली आपको पूछ सकता है। इन प्रिपेयरिंग लाइट वेट कंक्रीट द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इज जनरली लेस देन 2.5, 2.8, 2.4, ऐसा 2.6 स्टैंडर्ड डेटा है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो अपने पास कंक्रीट है, हम देखेंगे हाई डेंसिटी कंक्रीट। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंक्रीट, हाई डेंसिटी कंक्रीट। ऐसा कंक्रीट जिसका डेंसिटी है हाई, या फिर हैवी वेट कंक्रीट इसको हम कहते हैं। डेंसिटी वेरीज बिटवीन 3000 to 4000 kg per meter cube. This type of concrete is prepared by using high density crushed rock as coarse aggregate. High density ऐसे rocks का हम यूज करते हैं जिसका डेंसिटी होता है बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल है बाराइट्स। ठीक है, बाराइट्स इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल इन while making high density concrete। नाम याद रखने का, which has a specific gravity of about 4.5। इतना ज़्यादा डेंसिटी का कंक्रीट हमको बनाना ही क्यों है? ये हम यूज़ करते हैं इन एटॉमिक रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एटॉमिक पावर प्लांट्स में इसका यूज़ होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दे आर मोस्टली यूज्ड इन एटॉमिक पावर प्लांट एंड अदर सिमिलर स्ट्रक्चर बिकॉज इट प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, गामा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, ये रेडिएशन, वो रेडिएशन। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए एनीवेयर, टिक अबाउट व्हाट, हाई डेंसिटी कंक्रीट। हाई डेंसिटी इज कंक्रीट इज यूज्ड, ठीक है, इन एटॉमिक पावर प्लांट्स, क्योंकि उसका रेडिएशन प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। देखो हाई डेंसिटी कंक्रीट चूंकि इसकी वेट ज्यादा है, इसको हम कभी कभी क्या यूज करते हैं, जैसे समंदर वगैरह है, कभी कभी देखें समंदर वगैरह कितना डेप्थ होता है, बहुत गहराई में होता है, और हम कभी कभी गैस पाइप वगैरह समंदर वगैरह से हम पास करवाते रहते हैं, है ना। तो अब ये पाइप उतना नीचे है तो इतना स्टेबल नहीं हो पाता, ये ऊपर उठने का कोशिश करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, ऊपर उठने का थोड़ा कोशिश करेगा या फिर इधर उधर हिलेगा डुलेगा ऊपर। चलो हाई प्रेशर है ऊपर से, कोई बात नहीं, लेकिन
हिलेगा डुलेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करवाने के लिए हाई डेंसिटी कंक्रीट, चूंकि इसका वेट ज़्यादा है तो हाई डेंसिटी कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाते हैं और वो ब्लॉक्स को इन पाइप्स के ऊपर डाल देते हैं, ऐसा कवर कर देता है ब्लॉक्स बना के, ताकि वो स्टेबल रहे। समझ गए? ये इसमें यूज़ किया जाता है। और एटॉमिक पावर, ये तो पूछेगा बहुत बार पूछा है, ये रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन ऐसा, या फिर एक्सरे रूम अगर बना रहे हो तो उसमें हम कौन सा कंक्रीट को यूज़ करके बनाएंगे, हाई डेंसिटी कंक्रीट, ऐसा पूछ लेगा। तो रेडिएशन से जहाँ पे खतरा है वहाँ हाई डेंसिटी कंक्रीट। क्लियर है? मतलब हाई डेंसिटी है इसलिए उसमें पोर्स नहीं है, स्पेस नहीं है, रेडिएशन वगैरह को प्रोटेक्ट करेगा, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने नहीं देगा बस, ऐसा कुछ समझ के चलो। अब जो नेक्स्ट कंक्रीट इट इज प्रीकास्ट कंक्रीट। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। प्रीकास्ट कंक्रीट मतलब हम ऐसे कंक्रीट ब्लॉक्स को हम पहले से कास्ट करके रखते हैं, ये छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, ठीक है। हम कंक्रीट ब्लॉक्स को पहले से कास्ट करके रखते हैं, देन वी यूज एट रिक्वायर्ड प्लेस, जहाँ पर चाहिए हम पहले से डिज़ाइन करके रखते हैं किस शेप में बनानी है, क्या बनानी है, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंगली बार बार कोई लाइक कर रहे हैं कमेंट्स को। प्रीकास्ट कंक्रीट, तो दिस टर्म रिफर्स टू न्यूमरस टाइप ऑफ कंक्रीट shapes that are cast into molds either in factory or at site। फैक्ट्री में आप बना सकते हैं, जैसे स्लीपर, इलेक्ट्रिक पोल वगैरह हम फैक्ट्री में बनाते हैं, ठीक है। एट साइट फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे, तो रेलवे का बात करता हूँ, जैसे स्टेशन की प्लेटफॉर्म बनती है, ठीक है। स्टेशन की प्लेटफॉर्म जो बनती है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे, इधर मान लो ये प्लेटफॉर्म है, इधर से ट्रेन आ रही होती है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म के किनारे किनारे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोपिंग भी रहता है, कोपिंग के साथ। तो ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये हम ब्लॉक्स के फॉर्म में इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। प्लेटफॉर्म जो होता है हम यहाँ पे ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिस आर प्रीकास्ट ब्लॉक। हम बहुत सारे ब्लॉक्स, जैसे हमारे प्लेटफॉर्म को काम था तो हमने जस्ट जहाँ पे जिस स्टेशन पे हमको प्लेटफॉर्म बनानी थी वहीं पर एक साइड पे हमने इन ब्लॉक्स को डिज़ाइन करके कास्ट किया सेम साइज का, एंड उसको ट्रांसपोर्ट किया। वो जब सेट हो गया, ड्राई हो गया, क्यूरिंग उसका वहीं पे किया जहाँ पे उसका कास्टिंग किया, है ना। जब ये हो गया रेडी, तब उसको हम ट्रांसपोर्ट कर दिए, फिर क्लीनिंग वगैरह करके वहाँ पे हमने प्लेटफॉर्म को बना डाला। फिर प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद ये ब्लॉक्स के ऊपर फ्लोर लगा, टाइल्स लगा देते हैं, तो बढ़िया लगता है। वो टाइल्स देखते हो ना, लाल 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 लाल, स्टेशन मतलब एकदम किनारे में, तो वो जो टाइल्स होते हैं ना वो इस ब्लॉक्स के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर फिर टाइल्स लगा देते हैं। तो दिस आर एग्जांपल ऑफ एट द साइट कंस्ट्रक्शन, ओके। हाउएवर दे आर नॉट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन अंटिल दे कंप्लीटली सेट। जब तक रेडी नहीं होता तब तक हम यूज नहीं करेंगे इन ए कंट्रोल्ड कंडीशन। ये थोड़ा और लिख दिया, मतलब जब तक रेडी नहीं होगा तब तक आप यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट ए मिनट, वो चाय का टाइम हो गया था, शाम का टाइम है, 7:14। एग्जाम्पल इसका जैसे हमने बोल दिया, एक तो एग्जाम्पल ये ऑन साइट वाला, फिर आपका वही स्लीपर वगैरह, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह। अच्छा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का प्रीकास्ट सेक्शन बनाया जाता है, जैसे रेलवे स्लीपर में प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो होती है उसकी प्रीकास्ट सेक्शन बनाई जाती है। रेलवे स्लीपर हो गया, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गया, ये सारे प्री स्ट्रेस्ड भी होते हैं, प्री स्ट्रेसिंग भी किया जाता है। ताकि उसमें प्री स्ट्रेसिंग क्यों किया जाता है, मेन चीज है टेंसाइल लोड कैरिंग प्रॉपर्टीज को ज़्यादा इन्हेंस करना, ठीक है। मेन वही चीज़ है। टेंसाइल क्रैक वगैरह प्री स्ट्रेसिंग में डेवलप नहीं होगा। अगर प्री स्ट्रेस कर दिया है आपने, उसमें टेंसाइल क्रैक डेवलप नहीं होगा उस कंक्रीट में, ध्यान रखना। प्री स्ट्रेस दो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, प्री टेंसनिंग, पोस्ट टेंसनिंग। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, अभी तो वे वीडियो तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में देखो आई बटन में हम डाल देंगे, पूरा का पूरा हमने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दिया फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, फ्री में पढ़ा हुआ चैनल के ऊपर। आप लोग यूज़ करिए, पढ़िए उसको, चाहे आपका गेट एग्जाम हो, एसी एग्जाम हो, जो भी हो, कन्वेंशनल, न्यूमेरिकल, एनीथिंग, शॉर्ट क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। स्टेयर केस यूनिट है ना, कंक्रीट ब्लॉक्स एंड कास्ट स्टोन। ये आरसीसी का जब हम अपडेट करेंगे, डिजाइन ऑफ स्टेयर केस एंड डिजाइन ऑफ टॉर्सन एंड फुटिंग का डिजाइन, ये 3 डिजाइन हमें पढ़ानी है अभी आरसीसी के अपडेट में। हम ये 3 पढ़ाएंगे। ये बीएमसी के अपडेट के बाद जस्ट आरसीसी का अपडेट ही चालू होगा। अपडेट मतलब मैक्सिमम पढ़ा चुके हैं, 90% पढ़ा चुके हैं। जो 85-10% बचा हुआ था वो जो नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि
उस समय इन सब चीज़ों का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, बट आजकल ये सारे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं रिसेंटली 2020, 18 मतलब 19 वाले एग्जाम में, तब से ये पूछ रहे हैं, वो भी इक्का दुक्का पूछ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो हम अपडेट कर दे रहे हैं, क्यों आप टेंशन में रहोगे। नेक्स्ट, तो इसका जनरल यूज होता है फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ठीक है। द स्ट्रक्चरल एंड डेकोरेटिव मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड इन ए वेल इक्विप्ड प्लेस वेयर ऑल अरेंजमेंट्स आर मेड फॉर perfect proportioning of the ingredient of concrete through mixing of cement aggregate water to obtain mix of desired design and consistency, careful handling during transport। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। प्रीकास्ट अगर कंक्रीट ब्लॉक बनाए, प्रीकास्ट सेक्शंस बनाए, तो उसका केयरफुल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है आप जब अपने साइट से मतलब जहाँ पे आपने कास्ट किया वहाँ से साइट लोकेशन तक ट्रांसपोर्ट करते वक्त हो सकता है टूट जाए, टूट गया तो वो यूनिट बेकार हो गया ना आपका, डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड प्लेसमेंट इन परफेक्ट डिजाइन मोल्ड्स। और एक बात ध्यान रखना है, देखिए कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, ऐसे में कंपनी जो होते हैं ना उसको बहुत नुकसान हो जाते हैं। मान लीजिए किसी ने कोई मतलब कुछ डिज़ाइन किया है तो उसमें प्रीकास्ट ब्लॉक लगनी है, तो डिज़ाइन फाइनल हो गया, प्रीकास्ट ब्लॉक भी अकॉर्डिंगली बन गए, अब लास्ट मोमेंट पे फिर डिज़ाइन रिवाइज हुई, तो ऐसे कंडीशंस में वो जितने भी प्रीकास्ट ब्लॉक वगैरह बनाए जाते हैं सब फेल मतलब वो यूजलेस हो गए, कोई मतलब नहीं है, वो कंक्रीट आपका उतना गया बर्बाद हो गया, मैन पावर जो लगा वो हो गया बर्बाद, समझ रहे हो, ये सब चीज़ होती है। सो आप अगर साइट इंजीनियर हैं, अगर बनोगे आगे चल के, तो ध्यान रखना जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसको डिज़ाइन फाइनल कर दीजिएगा पहले, कि नहीं रे बाबू ये डिज़ाइन हो गया फाइनल, अब इसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। नहीं तो डिज़ाइन बार बार चेंज करोगे तो बेचारे कॉन्ट्रैक्टर का लॉस हो जाएगा, और भरपाई अल्टरनेटिवली आप ही को कहीं ना कहीं करना होगा, उसको बिल ज़्यादा बढ़ा के दे के, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर तो पैसा अपना छोड़ेगा नहीं, तो बिल ज़्यादा बढ़ा के दे के आपको ही भरपाई करना होगा उसका, उन लॉसेस का, ठीक है। तो इसलिए केयरफुल, इसलिए लिखा है केयरफुल हैंडलिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड प्लेसमेंट इन द परफेक्ट डिजाइन मोड्स। नेक्स्ट, perfect curing under controlled conditions of temperature and humidity must be done for precast concrete sections। इवन स्टीम क्यूरिंग वगैरह भी करते हैं, जैसे कि हमने एरिएटेड कंक्रीट हमने देखा था, एरिएटेड कंक्रीट देखा था, ऑटोक्लेव कंक्रीट वगैरह, वहाँ पे स्टीम क्यूरिंग वगैरह का हम यूज करते हैं। इज यूज टू ऑब्टेन वाई प्रीकास्ट प्रोडक्ट हैविंग हाई स्ट्रेंथ इन लेस टाइम। जल्दी से हाई स्ट्रेंथ अगर चाहिए तो ऐसे कंडीशंस में वी डू स्टीम क्यूरिंग। इज इट क्लियर? Next, the latest trend in construction industry is to shift more and more to prefabricated concrete unit in building construction। आजकल ये हम ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं ताकि हम इस तरह के प्रीफैब्रिकेटेड मतलब यूनिट्स को बना लें, और स्ट्रक्चर जो भी बिल्डिंग बनाना है बस उसको हम असेंबल करते हैं, समझ रहे हो बात को, असेंबलिंग हो जाए, बस जैसे कंप्यूटर को असेंबल करते हैं, पार्ट्स पहले से बने हुए, जस्ट हमको असेंबल करना है, असेंबली लाइन पे लाके असेंबल करना है, स्ट्रक्चर को बना देनी है, बस इतना। तो ये ट्रेंडिंग में आजकल, ओके, 3D प्रिंटिंग वगैरह स्ट्रक्चर की जा रही है, तो उसमें प्रीकास्ट सेक्शंस का यूज किया जा रहा है। जो कॉन्क्रीट्स है, जो हम मार्स वगैरह पे स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भी ये प्रीकास्ट ब्लॉक्स, छोटे छोटे कॉन्क्रीट बहुत लाइट वेट, उसको हम भेज रहे हैं मतलब स्पेस में, ताकि हम वहाँ पे स्ट्रक्चर को बनाने का कुछ सिस्टम मतलब कुछ मेथड फाइंड आउट कर सके। इसके ऊपर मैंने एक प्रेजेंटेशन भी बनाया था, वो हम इस चैनल पे नहीं, दूसरे चैनल पे, किसी दूसरे चैनल पे अपलोड किए थे, ठीक है, कि हाउ वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन इन स्पेस। हमारी एमटेक थी स्ट्रक्चर में, तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो हमने पीपीटी भी बनाया था, तो आप उसको भी फॉलो कर सकता है। अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए थे आउटर स्पेस कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट एक टर्म है ग्रीन कंक्रीट। देखो ये हम इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि एसएससी एग्जाम में इससे डायरेक्टली पूछ लिया था एक क्वेश्चन। ग्रीन कंक्रीट मतलब एक तरह से हम जानते हैं फ्रेश कंक्रीट, ठीक है, वो वही चीज़ है, ये ग्रीन कंक्रीट फ्रेश कंक्रीट ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट कभी कभी ऑप्शन कुछ गलत सलत दे देता है, एग्जाम में ऑप्शंस कुछ दे देते हैं,
जिसको एलिमिनेट करके आंसर करना होता है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है बस इतना आपको कॉपी में लिखनी है और ध्यान रखनी है। बस पढ़िए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर उसको यूज करके मैं कंक्रीट बना रहा हूं, देन दैट पर्टिकुलर कंक्रीट इज कॉल्ड एज ग्रीन कंक्रीट। कंक्रीट विच इज मेड फ्रॉम वेस्ट दैट आर इको फ्रेंडली, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंक्रीट विच आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द वेस्ट विच आर इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इज कॉल्ड एज ग्रीन कंक्रीट। उसी को हम ग्रीन कंक्रीट कहते हैं। राइट डाउन, सब चीजों को लिखते चलिए। वेस्ट लाइक स्लैग, जैसे कि स्लैग हो गया, पावर प्लांट वेस्ट, रिसाइकल्ड कंक्रीट, माइनिंग एंड क्वायरिंग वेस्ट, रेड मड, बर्न्ट क्ले, वेस्ट ग्लास, सॉ डस्ट एक्सेट्रा। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ द इको फ्रेंडली वेस्ट। याद रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इनमें से कोई ऑप्शन में रहे कोई वर्ड। नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, आयरन ऑक्साइड्स एंड फ्लाई एश। ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग कहाँ से निकलती है? आयरन इंडस्ट्री से, आयरन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निकलती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड भी उधर से ही निकलेगी। फ्लाई एश वगैरह कोल इंडस्ट्री से मिलता है। ये कोल कोयला का होता है, कोयला इंडस्ट्री से मिलता है, ये आयरन इंडस्ट्री से मिलता है। आर कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ ग्रीन कंक्रीट। एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें ये आयरन ऑक्साइड का ऑप्शन पूछा हुआ था कि ग्रीन कंक्रीट कैन बी मेड बाय यूजिंग, वहां पे 4-5 ऑप्शंस थे अलग अलग, जो कि इनमें से कोई नहीं थे, आयरन ऑक्साइड था। तो करेक्ट आंसर वाज आयरन ऑक्साइड। इज इट क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। अभी ये ब्लास्ट फर्नेस स्लैग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये वेस्ट है, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री का वेस्ट है। इसको हम ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग भी कहते हैं। ये गोल गोल छोटे छोटे दाने होते हैं। फिर इसको जब हम सीमेंट के साथ ही मिला देते हैं, इसको हम सीमेंट के साथ ही मिला देते हैं और ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट ही बनाते हैं। हम टाइप्स ऑफ सीमेंट जब हमने पढ़ा था वहां पे इसको बताया भी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से एक शॉर्ट नोट्स, आप एक नोट बना के लिख लो, क्योंकि यहाँ पे ये कंपोजिशन के बारे में भी पूछता है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग? सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बाई परसेंटेज मास कितना कितना? 27 से 39%, 8 से 20%, 38 से 50%, लेस देन 10%। एक नोट बना के लिख लीजिए बस, ठीक है। एग्जाम में आएगा, टिक लगा दोगे। बीएमसी जो चीज है ना, वो उसमें डेटा याद करने वाला बहुत चीज है। क्लियर है बात? ठीक है। इससे रिलेटेड सारा कुछ हमने टाइप्स ऑफ सीमेंट में आपको बता रखा है। ओके, यहाँ और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस एक नोट में लिख लेंगे तो रिवीजन करते वक्त याद रहेगा। एक्चुअली अभी पावर चला गया था, इसलिए पसीना पसीना आ गया पूरा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो कंक्रीट है अपना, इट इज योर फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। आई होप कि ये दिख रही होगी। दिस इज माय सेल्फ हैंड रिटन नोट्स ओनली, ठीक है। तो देखिए, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में क्या होता है, हम पतले पतले, बहुत ही पतले 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 लंबे लंबे, मतलब मेरे बाल जितने पतले, जितना मेरा पतला हेयर है ना, उतना पतला पतला स्टील फाइबर, ग्लास फाइबर, मतलब कोई भी मेटल फाइबर्स का हम यूज करते हैं इन कंक्रीट। जब मतलब मेटल फाइबर्स को लेते हैं, जैसे नारियल का रेशा, ऑर्गेनिक फाइबर्स, समझ रहे हो, तो उन सब चीजों का यूज करते हैं हम, कंक्रीट के साथ ही मिक्स कर देते हैं। और उसके कारण क्या होती है, कंक्रीट में आपको मालूम है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ इज वेरी वीक। So to enhance the tensile load carrying capacity, we can mix fiber with the concrete, and that particular concrete जो मिलता है आपको, वो होता है फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। इसका एक ही मेन प्रॉपर्टी है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। मतलब ड्यू टू टेंसाइल लोडिंग जो क्रैक होता है ना, तो वो क्रैक, मान लो ऐसा क्रैक हो रहा है, कंक्रीट है, कंक्रीट में इस तरह से क्रैक होगा, तो ये फाइबर जो है ना, ये ऑटोमेटिकली इसके परपेंडिकुलर में आ जाएंगे, ऐसे अलाइन हो जाएंगे। तो क्रैक अगर होने नहीं देगा उस क्रैक को, तो ये अल्टीमेटली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को ये इंक्रीज करेगा। समझ के बात को? तो दिस इज योर फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट। लिखिए, फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, पहला पॉइंट, इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट फाइबर्स ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल एक्सेट्रा आर मिक्सड एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग ओनली। जब हम कंक्रीट का मिक्सिंग कर रहे हैं, उसी समय इतना फाइबर लिया, मिक्स कर दिया। इसका वॉल्यूम भी डिपेंड करता है, ठीक है। These fibers will align itself perpendicular to the cracks। जब भी क्रैक वगैरह होगा उसके परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पे क्रैक के परपेंडिकुलर में ये फाइबर अलाइन हो गया। समझ रहे बात को? ठीक। नेक्स्ट,
ड्यू टू दिस, अभी ये देखो फाइबर है, ये काफी फाइन भी तो है, बहुत पतले पतले फाइन 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 है ना। तो ये चलो आगे बताऊंगा। ड्यू टू दिस फ्लेक्सुरल एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछेंगे, और जब कन्वेंशनल शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाएगा तो उसमें ये सारे पॉइंट, हर एक पॉइंट को आपको लिखना है। ये जो फाइबर है इसको डिफाइन किया जाता है इसके एक प्रॉपर्टी से जिसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। इस फाइबर को डिफाइन किया जाता है इसके एक प्रॉपर्टी से जिसको कहा जाता है एस्पेक्ट रेशियो। इट इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय डायमीटर ऑफ द फाइबर। डाया होगी बहुत कम क्योंकि है पतले, लेंथ होगी ज्यादा, तो लेंथ बाय डायमीटर रेशियो होगा ज्यादा। सो ये देखा गया है कि कोई अच्छा फाइबर अगर है तो उसका एस्पेक्ट रेशियो जनरली 90 से ग्रेटर होना चाहिए फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ फाइबर, जो हम इस कॉन्क्रीट में यूज करेंगे। रिमेंबर इट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ फाइबर शुड बी लिमिटेड। फाइबर ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा भी डाल दो, अमाउंट ऑफ फाइबर को हमको लिमिट करना है, जितना हमको रिक्वायर्ड है उतना ही डालेंगे। अमाउंट ऑफ फाइबर शुड बी लिमिटेड, अदरवाइज इट विल मेक द मिक्स हार्श। मिक्स को हार्श बना देगा। हार्श कहने का मतलब ज्यादा ड्राई बना देगा, और ऐसे मिक्स का वर्केबिलिटी होगी कम। क्यों? क्योंकि फाइबर्स है फाइन और उसके पास है मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा कंक्रीट से, तो कंक्रीट में मॉइस्चर नहीं, मिक्स हो गया हार्श, उसका वर्केबिलिटी हो गई डिक्रीज। समझ गए बात को? ठीक है। तो दिस फाइबर्स आर फाइन एंड हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर। दिस क्यों बना दे रहा हार्श या फिर लेस वर्केबल? हार्श मतलब लेस वर्केबल मिक्स। क्यों बना दे रहा? बिकॉज दिस फाइबर्स आर फाइन एंड हैव टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर। इज इट क्लियर? ये एग्जाम में आया था, ये ठीक है 5 या 8 नंबर का आया था। बस आप इतना लिखेंगे आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा पॉइंट लिखने का जरूरत नहीं। इन्हीं में हमने सारा जो मैक्सिमम पॉइंट्स होना था सब कुछ हमने कवर कर दिया। इसको कैसे बनाया जाता है, इसके कारण क्या मिलता है ना। जो फाइबर्स हैं उसको हम, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एस्पेक्ट रेशियो। नेक्स्ट, इसका एक बेस्ट यूज, ठीक है, मतलब इसके वॉल्यूम, मतलब फाइबर्स के वॉल्यूम पर लिमिट, मतलब ऐसा नहीं कि अंधेड़ टाइप का हम फाइबर का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड हम उतना ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फाइन है, वाटर डिमांड करता है। अगर ज्यादा दे दिया तो मिक्स को हार्श बना देगा, पानी सोख लेगा ये। अब देखो इसके एग्जांपल्स है ना। एग्जांपल्स में स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स्ड, एस्बेस्टोस फाइबर रिइंफोर्स्ड, कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड, ऑर्गेनिक फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे कुछ स्टैंडर्ड हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। ये एस्बेस्टोस वाले तो जानते हैं, वो जो सीट बनाया जाता है बिल्डिंग रेलवे स्ट्रक्चर का, शेड वगैरह का, है ना, एस्बेस्टोस सीट, ये वही फाइबर वही कंक्रीट है। नाउ ये सब देखो, ये सब में अब ज्यादा डिटेल जाना वो हायर लेवल स्टडी हो गया, ये सब हम लोग एमटेक में पढ़ते थे। तो ये सब अपने यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एजेई एग्जामिनेशंस वाले बहुत गंदे दिमाग के हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा दे देता हूँ। जैसा कि ये जो स्टील फाइबर रिइंफोर्स्ड कंक्रीट आप बनाएंगे, तो इसमें जो स्टील फाइबर का हम यूज करते हैं, इट इज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड IS 280 1976। ठीक है, ये भी पूछते हैं आजकल 280 1976। और जो डायमीटर ऑफ फाइबर्स होता है, फाइबर का डायमीटर, ये वेरी करता है फ्रॉम 0.3 टू 0.5 mm। 0.3 टू 0.5 mm ये होता है डाया ऑफ द फाइबर, जो कि हम इंडिया में जनरली यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अब क्या बताऊं, एस्बेस्टोस सीट के बारे में बताता हूँ। इसमें एस्बेस्टोस सीट के ऊपर सोचो, अरे घर के ऊपर अगर मान लो सीट वाला घर होता, मैं रहा हूँ ऐसे में, जब हम लोग रेलवे क्वार्टर में थे, ठीक है, तो हमारे एक्चुअली छोड़ो रेलवे पागल हो जाओगे, तो हम लोग रहे हैं एस्बेस्टोस टीना वाला घर में। तो हमारे घर के ऊपर अमरूद का पेड़ था, तो होता क्या था ना कि अमरूद गिरता था, तो कोई ज़्यादा बड़ा अमरूद था, अगर मान लो ज़्यादा हाइट से ड्रॉप कर रहा है तो सीट फट जाता था। तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है इस एस्बेस्टोस सीट की। ये जो फाइबर्स इसको यूज़ करके जो हम कंक्रीट बनाते हैं,
है ना, जिसको यूज करके सीट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, रूफिंग मटेरियल्स जनरली बनाए जाते हैं, वो अच्छे तो होते हैं, वाटर प्रूफ वगैरह सब कुछ होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। लॉजिक है ना, सीट, अरे ये तो सीट है, अरे ऊपर से कुछ गिरेगा फट जाएगा। देखो जनरली ये देखा गया, ये जो फाइबर इन्फोर्स्ड कंक्रीट होते हैं, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ फाइबर है ना, यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, ये जनरली एट मैक्सिमम कोई भी फाइबर ऐसा नहीं है जिसका हम 2% से ज़्यादा यूज करते हैं। 2% बाई वेट ऑफ कॉन्क्रीट, बाई वेट ऑफ कॉन्क्रीट, इससे ज़्यादा हम फाइबर का वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं, कोई भी फाइबर। 2% बाई वेट ऑफ कॉन्क्रीट, ये ध्यान रखना। देखो स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता, लेकिन करता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ को ज़्यादा करता है, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, इट इन्हांसेस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। और क्या बताऊं, याद आ रहा है एक बात, लेकिन इस बात को ना खारिज कर दिया गया, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर ओल्ड डेटा पर ही है, अभी न्यू डेटा पे आया नहीं है, तो वो पूछ लेगा डक्टिलिटी के बारे में। तो फाइबर वाइबर डाल रहे हैं तो डक्टिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बात तो है ही, ठीक है। तो डक्टिलिटी इम्प्रूव्स, बट एक रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च किया था, तो उनके हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इसका उतना एनहांस नहीं होता, ठीक है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बोल दिया था एफआरसी के बारे में। लेकिन अगर आएगा ऑप्शन में तो आप डक्टिलिटी टिक लगा सकते हो। तो देखिए ऐसे दिखेगा आपको फाइबर इन्फोर्स कंक्रीट, ये छोटे छोटे होते हैं फाइबर्स, समझ गए बात को, ये छोटे छोटे होते हैं फाइबर्स, ओके। अब जो टाइप ऑफ कंक्रीट हमको देखना है, इट इज योर सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससीसी भी कहते हैं। एसीसी नहीं, सीमेंट नहीं, एसीसी सीमेंट है वो नहीं, ये कंक्रीट है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट। मतलब इट इज सच ए टाइप ऑफ कंक्रीट जो कि अपने आप कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। तो कॉम्पैक्शन होने का मतलब क्या है, मतलब इसका वर्केबिलिटी ज़्यादा होगा, इट फ्लोज अंडर इट्स ओन सेल्फ वेट, इसकी वर्केबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा, हाईली वर्केबल कंक्रीट होता है ये, और ये अपने आप कॉम्पैक्शन हो जाती है इसकी, इसमें किसी भी तरह का वाइब्रेटर वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वर्केबिलिटी होगा ज़्यादा, मतलब वाटर कंटेंट भी होगा कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनली ज़्यादा, ठीक है। सो इन दिस केस एडमिक्सचर आर मस्ट, एडमिक्सचर वर्केबिलिटी को इनहेंस कर सकते हैं कैसे, ज़्यादा एडमिक्सचर देके, एंड राउंड एग्रीगेट आर प्रिफर्ड, क्योंकि वर्केबिलिटी तभी होगी, गोल गोल एग्रीगेट्स जो होते हैं अगर आप यूज़ करोगे, वर्केबिलिटी मतलब क्या, इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लिप होना, फ्लो होना, तो गोल गोल एग्रीगेट इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो पाएंगे, तो वर्केबिलिटी होगा ज़्यादा, समझ गए बात को। एडमिक्सचर मिलाना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा वाटर कंटेंट बढ़ा के भी आप वर्केबिलिटी को अगर बढ़ा रहे हैं तो ऐसे सेम कंडीशंस में सेग्रीगेशन ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है, जो कि एक तरह का डिफेक्ट है कंक्रीट में, जो हमने डिस्कस कर रखा था। तो एज मतलब इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग वाटर कंटेंट, इफ वी यूज एडमिक्सचर, chemical admixtures are the admixture like air and trainers which enhances the workability of the concrete। दो तरह के एडमिक्सचर होते हैं, मिनरल एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर जैसा कि हमने डिस्कस किया था, स्लैग, फ्लाई ऐश वगैरह, ये सब चीज़ें होते हैं मिनरल एडमिक्सचर, जिसका मेन रोल होता है टू एनहांस द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। बट द केमिकल एडमिक्सचर ये सेटिंग टाइम वगैरह को इफेक्ट करेगा, वर्केबिलिटी वगैरह को इफेक्ट करेगा, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं केमिकल एडमिक्सचर के, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे केमिकल एडमिक्सचर को, इट इज मस्ट, मैंडेटरी है, ओके। आगे पढ़िए, ऊपर से पढ़ते हैं। इट गेट कॉम्पैक्टेड बाई इटसेल्फ आफ्टर प्लेसिंग, प्लेस करने के बाद अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाती है, दैट इज इट विल फ्लो अंडर इट्स ओन वेट विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट इज डन, किसी भी तरह का एक्सटर्नल कॉम्पैक्शन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, तो इसको यूज कहाँ पे करेंगे, ऐसे लोकेशंस पे यूज करेंगे जहाँ पे हम कॉम्पैक्शन को नहीं कर सकते, जैसे कि कोई अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग है, तो वहां पे हम कॉम्पैक्शन कैसे करोगे, सब फैल जाएगा, तो वहां पर हम सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज करते हैं। ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग इज द एग्जांपल ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं हजारों बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में। सो इट इज यूज्ड एट प्लेसेस, पढ़ा दिया है, ठीक है, इट आरसीसी में भी पढ़ा है, बीएमसी में भी पढ़ा है,
It is used at places where external compaction is practically not feasible. Example, underwater concreting. तो ट्रिमी पाइप कंक्रीटिंग में आप देखेंगे हाई वर्केबल कंक्रीट का ही हम यूज करते हैं। कंक्रीटिंग इन डेंस रिइंफोर्स्ड एरिया, रिइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रिइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे कॉम्पैक्शन कैसे करोगे? अरे स्पेसिंग उतना है ही नहीं, वाइब्रेटर का नीडल जाएगा ही नहीं, तो कॉम्पैक्शन कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? थिन क्रॉस सेक्शन वगैरह, ओके, अगर क्रॉस सेक्शन भी बहुत थिन है तो कॉम्पैक्शन वहाँ पर भी फिजिबल नहीं है, समझे? ओवर कॉम्पैक्शन वगैरह हो जाने के कारण भी सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग वगैरह सब कुछ होने लगता है, ये चीज़ मालूम है। तो ऐसे लोकेशंस के लिए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एडमिक्सचर इज मस्ट, जो कि वर्केबिलिटी को इन्हांस करेगा, फ्लो एबिलिटी को बढ़ाएगा। फ्लो होगा अपने सेल्फ वेट के अंडर में कंक्रीट, तो अपने आप कॉम्पैक्शन हो जाएगी, वहाँ पे वाइब्रेटर नीडल वगैरह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। दिस इज दी सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, और ये इसका यूज एप्लीकेशन, ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इसमें जो एग्रीगेट्स हम यूज करते हैं, जनरली जो कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं, इट इज लेस देन 20 mm। कोर्स एग्रीगेट का जो इस्तेमाल होता है जनरली लेस देन 20 mm, ठीक है। राउंड एग्रीगेट यूज करते हैं, प्रीफर्ड बोल दिया। एंड जो फाइन एग्रीगेट यूज करेंगे 0.125 mm से कम साइज का, दिस इज योर फाइन एग्रीगेट, और कोर्स एग्रीगेट का ये वाला साइज होगा। बस इतना ध्यान रखना है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में। नेक्स्ट, एयर एंट्रेंड कंक्रीट। देखिए ये सब हम इसलिए करवा रहे हैं ना, ये सब आपकी कॉपी में रहेगा तो आप रिवीजन करते वक्त कर लेंगे, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव घूमते रहते हैं इन्हीं सब चीज़ों से, ठीक है। एयर एंट्रेंड कंक्रीट पढ़िए। इट इज ए स्पेशली प्रिपेयर्ड प्लेन कंक्रीट इन विच एयर इज एंट्रेंड इन फॉर्म ऑफ थाउजेंड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल्स। The volume of air thus entrained may range between 3 to 6% of the concrete। ये भी पूछता है। The air entrainment is achieved by adding a small quantity of foaming or gas forming agents at the mixing stage only। कब? During mixing of concrete। क्या ऐड करना? Small quantity of foaming और gas forming agents, अल्युमिनियम पाउडर वगैरह, जैसे फैटी एसिड, फैटी अल्कोहल्स, resins are some common air entraining agents। एयर एंट्रेंड कंक्रीट इज मोस्ट रेजिस्टेंट टू स्केलिंग, मतलब कंक्रीट का झड़ जाना, डिटोरिएशन ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ठीक है, एब्रेशन, इनके लिए रेजिस्टेंस होता है। इन्हांसेस, नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए और एक पॉइंट, इन्हांसेस वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको, ओके। नेक्स्ट, छोटा छोटा कुछ थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ग्लास कंक्रीट। व्हेन द रिसाइकल्ड ग्लास इज यूज्ड एज एन एग्रीगेट इन कंक्रीट, दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज नोन एज ग्लास कंक्रीट। दे प्रोवाइड बेटर थर्मल इंसुलेशन एंड ऑल्सो हैव ग्रेट अपीलिंग लुक एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कंक्रीट। एस्थेटिक पर्पज से यूज करेंगे, थर्मल इंसुलेशन इनकी बेटर होती है, चमक होती है इसमें। रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट। दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इज मोस्टली यूज्ड वेयर अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन एंड इन रिपेयरिंग ऑफ रोड। जल्दी सेट हो जा रहा है, जल्दी हार्ड हो जा रही है, जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। पढ़ा दिया था हमने, बता दिया था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC। बिकॉज ऑफ इट्स हार्डनिंग टाइम इज वेरी लेस, इट कैन हार्डन इन जस्ट फ्यू आवर्स। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वेयर द वर्क शुड बी डन फास्ट। वहां पे हम क्या यूज करेंगे? रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे इतने में से ही आएंगे, घुमा फिरा के लॉजिकली पूछते रहेंगे। बार बार इस स्टेटमेंट को जितना भी लिखा गया है बार बार पढ़ते रहना आपको। नेक्स्ट, आसफाल्टिक कंक्रीट। ये चीज बहुत अच्छे तरीके से हाईवे जब अभी हमने पढ़ाया था, ठीक है, वहाँ पे जब हाईवे मटेरियल बताया था, एसफाल्ट, बिटुमेन, सब कुछ बहुत डिटेल में बताया, तो आप उस डिटेल में जाके वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ओके। नोट टू वरी, आप पढ़ोगे ही। मैं क्या बोला, एक ही बार में सब चीज़ एक ही जगह नहीं आ जाती। हाँ, आइडिया होना चाहिए हमको, सब सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कंक्रीट था तो यहाँ पे डाल दिया आसफाल्टिक कंक्रीट। इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीगेट एंड आसफाल्ट। आसफाल्ट एक अलग, ठीक है, ये अलग तरह का बिटुमिन होता है,
मतलब ये बिटुमिन क्या होता है, ये बिटुमिन का मिक्स होता है, ठीक है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बिटुमिन विथ मिनरल एडमिक्सचर्स, उसे हम आसफाल्ट बोलते हैं। उस चीज़ को एग्रीगेट के साथ मिला के अगर एक कंक्रीट बना रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एस्फाल्टी कंक्रीट। अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एस्फाल्ट। दे आर वास्टली यूज्ड इन हाईवे, एयरपोर्ट एज वेल एज इन embankments. They can be hardened in just an hour. That is the reason for its vast uses in रोड कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट वगैरह में यूज होता है। इसको आप हाईवे वाला में, हमने हाईवे डिटेल में पढ़ा, इसको इसलिए यहाँ पे डाले ताकि हम आपको समझा बोल पाए कि हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, बहुत ही डिटेल में आप देख सकते हैं, ठीक है। लाइम कंक्रीट, जो भी स्टूडेंट्स अपने एनरोल्ड हैं वो देखना चालू करिए, इसको कंप्लीट करिए जल्दी, हर एक सब्जेक्ट में टाइम लगेगा। लाइम कंक्रीट, इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट लाइम इज यूज्ड एज ए बाइंडिंग मटेरियल विथ एग्रीगेट्स। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ सीमेंट इसका यूज हुआ करता था, ठीक है। सेल्फ ब्रीदिंग प्रॉपर्टी होता है। लाइम को लगभग 3.5-4 घंटे में केवल मैंने लाइम समझाई है बीएमसी वाले में, जानते होंगे आप। द मोस्टली यूज्ड कंक्रीट वाज लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट और सीमेंट कंक्रीट के कंपैरिजन अगर करेंगे, लाइम मोर्टार सीमेंट मोर्टार को अगर कंपेयर करेंगे तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, परमेबिलिटी किसमें ज़्यादा कम होगा? लाइम, ठीक है, ये पोरस होती है ज़्यादा, सीमेंट इम्परवियस होती है, इसलिए उसको हम डीपीसी वगैरह में यूज करते हैं। कभी देखे हो लाइम का डीपीसी बना दिया, डैम प्रूफ कोर्स? नो, सीमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। परमेबिलिटी पूछा था। इन टुडेज एज, आज के ज़माने पे लाइम कंक्रीट इज ऑल्सो यूज्ड इन फ्लोर, डोम्स एक्सेट्रा। डोम मतलब ये मंदिर वगैरह का ये स्ट्रक्चर इस तरह से गोलाकार में नहीं होता है, उसे कहते हैं डोम ठीक है, समझ गए, डोम्स, ओके, वो सब चीज़ें कोई बायस्ड वे में नहीं लेना इसको, है ना, डोम्स, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। तो अभी के लिए इतना, क्योंकि ये वीडियो अपलोड भी करनी है, कल जो हम आएंगे, ठीक है, हम अभी कंक्रीट में और क्या क्या अपडेट करेंगे आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंक्रीट पे और एक और आएगा थोड़ा, और कुछ कंक्रीट है जैसे हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वगैरह बोल के रखा है, वो सब चीज़ें करनी जरूरी है, एग्जाम में पूछे गए, उनको करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ कंक्रीट पे और करेंगे, मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट को करेंगे, ठीक है, मिक्स डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट को करेंगे। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, देखिए ये सब चीज़ हमने पढ़ा दिया, क्यूरिंग, प्लेसिंग, बैचिंग, मिक्सिंग, है ना, ये सब चीज़ कन्वेंशनल क्वेश्चन में आ जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आए नहीं आएंगे, कन्वेंशनल क्वेश्चन में लिखने के लिए आ जाता है। अरे मिलर मिक्सचर के बारे में लिखने तक के लिए आ जाता है, ट्रांजिस्ट मिलर के बारे में लिखने तक आ जाता है एसएससी जैसे एग्जाम में। एसएससी मतलब बीएमसी का राजा, उससे ज़्यादा टफ बीएमसी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता, समझ के बात को। तो ये सब चीज़ हमने करा रखा है, क्यूरिंग, है ना, टाइप्स ऑफ क्यूरिंग, पर्पस ऑफ क्यूरिंग, एडवांटेज ऑफ क्यूरिंग, डिसएडवांटेज ऑफ क्यूरिंग, इन सब चीज़ों को बढ़िया से नोट्स बना के रखो। ये सब बीएमसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पेपर मेंस के लिए। इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, अगर याद रहेगा, ध्यान में रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे, 5-10 तुरंत नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और बाकी जब मेंस के लिए अलग से क्या कराएंगे, अपना जो क्लासेस हम करवा रहे हैं ये तो मेंस के लिए आपका सुटेबल है, अलग से क्लासेस इसका करवाने का कोई मतलब नहीं है। इसी में मैं कवरेज करने का कोशिश करूंगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट। तो ये सारे पार्ट्स हो गए, तो आप क्वेश्चन राइटिंग उसको करिए, ओके। कौन जो अभी बोला हमने, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के बारे में पूछता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अच्छा ग्रेडिंग जोन ऑफ एग्रीगेट वगैरह, मिक्स डिजाइन जब करवाएंगे वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। आगे अभी क्लियर हो जाएगा सब कुछ। इसी के साथ आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट नाउ, ओके। गुड लक, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कंसल्ट मी। अच्छा, if you want to prepare for SSC examination, GATE examination, state AE examination, state JEE examination, and if you want to learn civil engineering in a very detailed manner, not ऊपर not formula, very detailed and at basic level, then you must join Concept Decoder. Download the Android application of Concept Decoder. The contact number is 788-420-353. Okay. The enrollment fee into technical subjects is ₹3,999. बट आपके खुशनसीबी के लिए ऑफर रन हो रही है, द एनरोलमेंट फी विल बी ₹3,000। आपको जो क्लासेस अवेलेबल होंगे वो एंड्रॉयड ऐप के ऊपर एंड यूट्यूब पे प्राइवेट प्लेलिस्ट के फॉर्म में क्लासेस विल बी अवेलेबल टू यू। एनरोल करिए, मैं ज़्यादा और क्या बोलूँ, आइए पढ़िए, लर्न करिए, जाइए एग्जाम निकालिए। बीच वाला इधर उधर 10 बार 5 बार 20 बार प्रिपरेशन करने की कोई मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे वो कंटेंट मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा जो आप लाख रुपया दे के ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ते, यू विल गेट दी एग्जैक्टली सेम थिंग।
और उससे कहीं ज़्यादा ही हम पढ़ा देते हैं। बीएमसी जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी नहीं बताते ऐसा। ठीक है, ओके।